गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसे चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हिंदी में परासरण दाब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परासरण दाब। तो हिंदी मीडियम वाले भी साथ साथ इंग्लिश में बोर्ड पर लिखा जाएगा और हिंदी मीडियम वाले साथ साथ नोट भी करते चले जाएंगे। ठीक है। तो परासरण दाब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको पढ़ने से पहले एक टर्म आता है, क्या? ऑस्मोसिस। क्या आता है? ऑस्मोसिस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। लिखा हुआ यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? परासरण दाब। और यहाँ क्या है? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है? ठीक है, परासरण क्या है? पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा ऑस्मोसिस क्या है, तो इससे पहले हम लोग ये बायोलॉजी में आप लोग पढ़ चुके हैं, बायोलॉजी में मिलता है। चूँकि चलो देखते हैं परासरण क्या है। दो कंटेनर लिया जाता है, ठीक है, या एक ही कंटेनर में अगर आप क्या करें, एक ऐसा वाल बना दें जो कि सेमी परमेबल, दो कंटेनर है, दोनों ही कंटेनर के बीच में क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यह जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जिसमें छोटे छोटे पोर होता है, छिद्र होता है, ठीक है। और इस दोनों ही सॉल्यूशन में एक में क्या रखा गया सॉल्यूशन, जिसे S1 कह रहे हैं, और दूसरे में क्या रखा गया? S2, जिसे S2 नाम रख दिया गया है। अब है क्या? ये दोनों ही सॉल्यूशन, ठीक है, जब इन दोनों ही सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है, जिसमें S1 का सांद्रण मान लेते हैं C1 है और S2 का सांद्रण क्या है? C2 है। और C1 जो है वह C2 से ज़्यादा है। कहने का मतलब है क्या कि इस तरफ वाले सॉल्यूशन जो S1 है उसका सांद्रण मतलब कंसंट्रेशन क्या है? S2 से क्या है? ज़्यादा है। और जब ऐसा हम लोग स्थिति रखते हैं, दो विलयन को अलग रखते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को हिंदी में अर्धपारगम झिल्ली भी बोला जाता है। क्या? अर्धपारगम झिल्ली। शॉर्टकट में से SPM कहते हैं, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो जैसे ही यह सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा दोनों को अलग किया जाएगा तो स्वतः अपने आप स्पॉन्टेनियस, ठीक है, स्पॉन्टेनियस क्या स्वतः क्या होगा? अपने आप क्या होगा? इस साइड से स्वतः सॉल्वेंट मोलिक्यूल क्या होंगे? मूवमेंट कर कम सांद्रण, इधर का सांद्रण क्या था? कम था, लो कंसंट्रेशन था, इधर क्या था? हाई कंसंट्रेशन। तो सॉल्वेंट मोलिक्यूल क्या होंगे? कम सांद्रण वाले विलयन से, सॉल्यूशन से निकलकर किधर की ओर जाएंगे? अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। अपने आप स्वतः यह प्रक्रिया चालू हो जाती है जब कम सांद्रण और अधिक सांद्रण वाले विलयन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग रखा जाता है। तब इस प्रक्रिया को हम लोग बोल सकते हैं क्या? परासरण या ऑस्मोसिस। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना अनिवार्य है। और किसका मूवमेंट हुआ? सॉल्वेंट का, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? विलायक। सोल्यूट का मूवमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा, ठीक है। सोल्यूट का अगर मूवमेंट अगर होता भी है तो वही सोल्यूट इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के साथ, मतलब सॉल्वेंट के साथ साथ वह सोल्यूट आ सकता है जिसका साइज जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में जो पोर है, छिद्र है, उससे कम हो, ठीक है, उससे कम हो। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में ये बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे सभी सोल्यूट इस पार से इस पार नहीं आ सकते हैं, ठीक है। जिस सोल्यूट का आकार क्या होगा, साइज क्या होगा, इस पोर से छोटा होगा, उसी का मूवमेंट हो सकता है सॉल्वेंट के साथ। क्लियर है? तो ये हो गया क्या? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। चलिए अब लिखते हैं हम लोग ऑस्मोसिस है क्या। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, क्या बोलेंगे? द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड, ठीक है, concentrated solution towards की ओर, towards higher concentrated solution, ठीक है, थ्रू किस होकर के जाता है? सॉल्वेंट का फ्लो लोअर से हायर की ओर किस होते हो जाता है? सेमी परमेबल। तो थ्रू सेमी परमिएबल
मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो क्या बोला कि द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का प्रवाह। ठीक है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मतलब विलायक का प्रवाह लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, फ्रॉम क्या, लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कम सांद्रण वाले विलयन से टुवार्ड्स हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर। ठीक है, अर्धपारगम थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली होते हुए अगर होता है तो इज कॉल्ड क्या, स्पॉन्टेनियस, इज कॉल्ड क्या, ऑस्मोसिस। ठीक है, और ऑस्मोसिस क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो लिखेंगे कि ऑस्मोसिस इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, ऑस्मोसिस स्वतः होने वाली प्रक्रिया। हिंदी मीडियम वाले इसे फिर से नोट करेंगे। ठीक है, जब ऑस्मोसिस का परिभाषा मतलब परासरण का डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि जब विलायक का प्रवाह कम सांद्रण वाले विलयन से, जब विलायक का प्रवाह कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर, अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली होते हुए होता है, अर्धपारगम झिल्ली होते हुए होता है, तब इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। ठीक है, क्या फिर से कि जब विलायक का प्रवाह कम सांद्रण से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली होते हुए होता है, तब इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, परासरण कहते हैं। और परासरण स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। ऑस्मोसिस इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर यहाँ तक? अब है क्या, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है यह आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है। ठीक है, यह आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है। इस पर एक स्पेशली टॉपिक आप लोग को बताया जाएगा कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है क्या। फिलहाल हम लोग का टारगेट क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है उसको जानना है। ठीक है, चूँकि चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रूप में होगा। तो ये नेचुरली अगर देखें हम लोग तो ये आप लोग को सेमी पर सेल, प्लांट सेल के चारों ओर क्या होता है, या एनिमल के सेल के चारों ओर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वह भी क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। क्लियर है? हालांकि उसे क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ज़्यादा बेहतर होता है। एनिमल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि सभी प्रकार के सोल्यूट एक सेल से दूसरे सेल में नहीं जा पाते हैं। सेल होगा तो एक सेल के अंदर जो फ्लूइड होंगे वो सॉल्यूशन रूप में होगा, काम वर्क करेगा। दूसरे सेल में भी क्या होगा, जो फ्लूइड होगा सॉल्यूशन होगा के रूप में वो काम करेगा। तो वहाँ पर भी क्या होता है, लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से निकल के क्या होता है, हायर कंसंट्रेटेड की ओर। यहाँ तो दोनों अलग सॉल्यूशन ही लिया गया था जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगा। इधर भी क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो प्रवाह किसका हुआ, सिर्फ सॉल्वेंट का, याद रखना है। और सॉल्वेंट क्या होगा, प्रवाह होगा तो क्या, लिक्विड का। ठीक है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में जो सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन से, कम सांद्रण से अधिक सांद्रण किया जाता है, तो वो क्या होता है, सिर्फ लिक्विड हो सकता है, सॉलिड तो फ्लो होगा नहीं। ठीक है, क्लियर है? और गैस का यूज़ नहीं होगा। अब है क्या, यहाँ पर हम देखते हैं क्या एक चीज़ और, तो अगर इस साइड क्या होता, सिर्फ वाटर होता तो क्या होता, मूवमेंट वाटर का क्या होता और ज़्यादा हो जाता। क्यों, तो सोल्यूट नहीं होता, कंसंट्रेशन जीरो होता। तो ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन के ही केस में सॉल्वेंट का प्रवाह होगा कि कम सांद्रण वाले सॉल्यूशन से अधिक सांद्रण वाले सॉल्यूशन की ओर सॉल्वेंट का प्रवाह सिर्फ सॉल्यूशन के केस में। अगर इधर सिर्फ सॉल्वेंट होता, इधर वाटर होता, इधर कोई भी सॉल्यूशन होता, तो प्रवाह वाटर का इस साइड होता। यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ गया क्या कि द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कम सांद्रण वाले सॉल्यूशन। अगर वाटर के रूप में इसी बात को बोला जाए, वाटर के रूप में अगर इस साइड कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब है क्या, सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है। और सॉल्वेंट ज़्यादा है तो वाटर के रूप में अगर सॉल्वेंट को लेते हैं तो यह कह सकते हैं क्या, अधिक सांद्रण वाले वाटर का प्रवाह जब कम सांद्रण, इधर क्या वाटर कम होगा तो कम सांद्रण वाले वाटर। ठीक है, वाटर के रूप में जब बोलेंगे तो इधर क्या होगा, ज़्यादा वाटर होगा तो वाटर का सांद्रण, अगर बोले वर्ड यूज है तो वाटर का सांद्रण ज़्यादा
और जब वाटर का सांद्रण कम, तब वहाँ बोलेंगे कि अधिक वाटर का सांद्रण से कम सांद्रण की ओर प्रवाह। यहाँ बिलियन नहीं बोला जा रहा, वाटर बोला जा रहा है। क्लियर है? तो इस तरह से भी कहीं डिफिनेशन मिले तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ तो हम लिख दिए लोअर कंसनट्रेटेड टू हाइयर कंसनट्रेटेड, और वहाँ क्या मिलेगा आपको, हाइयर कंसनट्रेटेड टू लोअर कंसनट्रेटेड, तो वहाँ ध्यान रखना होगा। ठीक है? क्या वर्ड उपयोग किया जा रहा है, यहाँ हम लोग सॉल्यूशन वर्ड किए हैं उपयोग, और जब हाइयर से लोअर बोलेंगे तो वहाँ स्पेशली क्या बोला जाएगा कि वाटर अगर बोला जाए या सॉल्वेंट अगर वर्ड यूज है तब ध्यान रखना होगा। ठीक है? अब है कि आगे बढ़ते हैं। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस हो गया। अब है क्या, तो अब हम लोग देखते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है, जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है क्या है, परासरण की प्रक्रिया, अगर इसे रोक दिया जाए, ठीक है, स्टॉप किया जाए, तो कैसे इसे रोका जाएगा, तो उसके लिए प्रेशर का उपयोग किया जाता है। ठीक है? तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया क्या हो रही है, यहाँ पर जो फिगर दिया गया है राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर हो रही है। अगर इसको रोकना है, ठीक है, तो अगर ऐसा हो कि बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, पी एक्सटर्नल, बाह्य दाब का उपयोग किया जाए, ठीक है, पी एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, जिसे हम लोग क्या पाई से सूचित करते हैं, क्या पाई से, पी प्रेशर हो गया, तो जिसे किसी परासरण दाब को, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे सूचित किया जाता है, पाई से। इट इज डिनोटेड बाय पाई, ध्यान रखना है, तो इसलिए यहाँ पाई रखा गया है। तो अगर हम लोग अधिक सांद्रण वाले सॉल्यूशन पर प्रेशर लगाएं तो क्या होगा, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस होता चला जाएगा ऑस्मोसिस का, और एक कंडीशन ऐसा होगा कि ऑस्मोसिस प्रक्रिया क्या होगी, रुक जाएगी। क्या होता है कि जब हम लोग एक्सटर्नल बाहरी प्रेशर, बाहरी दाब लगाते हैं, किधर की ओर, अधिक सांद्रण वाले विलयन के ऊपर जब दाब लगाते हैं तो क्या होगा, इस सॉल्यूशन पर एक प्रेशर क्रिएट होगा जो कि सॉल्वेंट का प्रवाह कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर हो रहा था, उसको क्या करेगा, वह रोकना शुरू कर देगा, और धीरे धीरे क्या होगा, यह रुक जाएगा। एक ऐसा कंडीशन जहां पर कि ऑस्मोसिस प्रोसेस जस्ट रुक जाता है, ठीक है, रुक जाता है, जितने प्रेशर पर ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, जस्ट स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है? तो क्या होगा, सॉल्वेंट का प्रवाह लोअर से हायर की ओर नहीं होगा। तब उस प्रेशर को, ठीक है, प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, एक ऐसा कंडीशन आएगा कि ऑस्मोसिस प्रेशर क्या होगा, रुक गया। तो क्या हो गया, तब उस कंडीशन में जो प्रेशर मेजर किया जाएगा उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरफ अप्लाई किया जाएगा, हाइयर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। क्लियर है? ध्यान रखना है, यहाँ पर इस सॉल्यूशन में, इस साइड वाले सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम क्या माने, C1 जो है ज़्यादा है। एक बात अब है क्या कि ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर ज़्यादा प्रेशर हो जाए, जो कि ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक दिया है, अगर उससे ज़्यादा प्रेशर होगा तब क्या होगा, तब रिवर्स कंडीशन हो जाएगा, उल्टा कंडीशन हो जाएगा। तब सॉल्वेंट जो है अधिक सांद्रण से किधर की ओर जाने लगेगा, कम सांद्रण वाले विलयन की ओर जाने लगेगा, जिसे हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है? जिसे क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगा, जब बाहरी दाब, बाह्य प्रेशर, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वह ज़्यादा हो किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। क्लियर है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई। तो चलिए इसका डिफिनेशन में सिंपल में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, व्हेन, ऐसे लिखते हैं, द प्रेशर which applied on higher concentrated, ठीक है, which applied on higher concentrated solution, क्यों, तो फॉर जस्ट stop the flow of solvent, for just stop the flow of solvent, ठीक है, from flow of solvent, किधर से, from lower concentrated solution
टुवार्ड्स हायर concentrated solution through SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम लोग बोल सकते हैं क्या, ऑस्मोसिस। आप इस डेफिनेशन को शॉर्टकट भी कर सकते हैं, कहाँ से, देन, ठीक है, दैट एक्सटर्नल pressure is called osmotic pressure। क्लियर है, क्या बोला गया है कि द प्रेशर विच अप्लाइड ऑन हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ऐसा बाह्य दाब जो अधिक सांद्रण वाले विलयन पर लगाया जाता है, ठीक है, ताकि रुक जाए, जस्ट स्टॉप, ठीक है, ताकि रुक जाए। तो क्या रुक जाए, तो द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जो सॉल्वेंट का फ्लो है लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टुवार्ड्स हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, देन दैट एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे शॉर्टकट में ऐसे बोल सकते थे। यहाँ से आप लोग जानते हैं क्या कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, अभी जस्ट पढ़े हम लोग, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टुवार्ड्स हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड क्या, ऑस्मोसिस। तो इतना पॉइंट को अगर बीच से हटा दें और सीधा सीधे ऐसे बोलें कि द प्रेशर, ठीक है, यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, चूंकि बाह्य प्रेशर, तो लिखते हैं क्या, एक्सटर्नल प्रेशर। द प्रेशर भी सही था, लेकिन एक्सटर्नल कर दी तो और स्पष्ट हो गया कि क्या बोला जा रहा है, द एक्सटर्नल प्रेशर, ऐसा बाह्य प्रेशर विच अप्लाइड ऑन हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जो कि अधिक सांद्रण वाले विलयन पर लगाया जाता है ताकि ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक दिया जाए, ताकि ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक दिया जाए। बीच में अगर ये वर्ड हटा देते हम लोग तो इस तरह से बोलते हैं ताकि ऑस्मोसिस, ताकि परासरण प्रक्रिया को रोक दिया जाए, तब उस बाह्य दाब को क्या बोले हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। क्लियर है, तो आप ये सब वर्ड के साथ भी याद कर सकते हैं, या इन वर्डों के बदले ऑस्मोसिस लिख देंगे तो भी हो जाए, क्योंकि इसका मीनिंग ही होता है ये। क्लियर है, तो इसे डिनोटेड किससे किया गया, ऊपर लिख दिया गया, इट इज डिनोटेड बाय, भाषा में लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पाई। क्लियर है, ऑस्मोटिक प्रोसेस को किससे डिनोट किया जाता है, पाई से। तो हिंदी मीडियम वाले क्या रखेंगे, डिफिनेशन ध्यान में रखेंगे, परासरण दाब की परिभाषा क्या हो जाएगा कि ऐसा बाह्य दाब जो परासरण की प्रक्रिया को, ऐसा बाह्य दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है, ठीक है, तब उस बाह्य दाब को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और वह बाह्य दाब किस साइड अप्लाइड होगा, किस साइड लगाया जाएगा, तो अधिक सांद्रण वाले विलयन पर। तो इसको फिर से बोला जा रहा है हिंदी मीडियम के लिए कि जब, ठीक है, ऐसा बाह्य दाब, फिर से देखेंगे, ऐसा बाह्य दाब जो उच्च सांद्रण वाले विलयन पर लगाया जाता है जिससे कि परासरण की प्रक्रिया रुक जाए, तब उस बाह्य दाब को हम लोग परासरण दाब कहते हैं। क्लियर है, अब है क्या, तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, प्रयोग से हम लोग जानते हैं क्या, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज directly proportional to, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन, ब्रैकेट में मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, एंड टेम्परेचर, मोलर कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है,
कैसे होता है एक्सपेरिमेंटली, 2 अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया क्या, ठीक है, उसको भी डिटेल में देखेंगे हम लोग। फिलहाल हम लोग का टारगेट है, चूँकि एग्जाम भी उससे, ठीक है, एक ही जगह अगर ज़्यादा डिटेलिंग कर दिया जाए तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम लोग कौन सा पॉइंट को रखें और कौन सा पॉइंट को छोड़ें। कुछ कुछ वीडियो जो आप लोग को बनाया जाता है तो स्पेशली एग्जाम व्यू से, जिसमें बहुत सारे पॉइंट का चर्चा को डिलीट किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर वीडियो में अगर सारे पॉइंट का चर्चा हो जाए तो स्टूडेंट्स को यह बताना मुश्किल हो जाएगा कि आपको बोर्ड के लिए कितना याद रखना है, किस टॉपिक को किस तरह से टुकड़ा में बांट सकते हैं। क्योंकि लाइव क्लास और निश्चित रूप से ऑनलाइन क्लास में कुछ न कुछ डिफरेंस है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या। तो ध्यान रखना है क्या, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या जानते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या लिखा गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा गया है, मोलर कंसंट्रेशन। क्या लिखा गया है, मोलर कंसंट्रेशन। जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, मोलरिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी, MOLARI, मोलरिटी एंड टेम्परेचर। यह जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वह टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करता है, तो पाई प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर मोलरिटी को डिनोट करने के लिए हम लोग तो एम का, कैपिटल एम का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ करेंगे, लेटर सी लेटर का यूज़ करेंगे। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ठीक है, एंड पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। कौन सा टेम्परेचर, तो केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी इंटू टी। क्लियर है। और पाई बराबर क्या हो जाएगा, RCT, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इसको क्या हो जाएगा, इसको अरेंज करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पाई इक्वल टू CRT, ठीक है, पाई इक्वल टू CRT। ध्यान रखेंगे, वेयर, जहां पर, वेयर पाई तो जान ही रहे आप लोग क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, C क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, मोलरिटी, और मोलरिटी बराबर जानते हैं क्या होता है, N/V, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। विलय के मोल की संख्या, बटे क्या होता है, बिलियन का आयतन। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, शॉर्टकट में लिखेंगे गैस कांस्टेंट। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिससे शॉर्टकट में लिख सकते हैं क्या, गैस कांस्टेंट। T क्या है, टेम्परेचर, लेकिन किस में, केल्विन स्केल में। एक चीज़ ध्यान रखना है क्या, टेम्परेचर का जब भी हम लोग उपयोग करेंगे, अगर कैपिटल T लिखेंगे तो वह केल्विन स्केल को दिखाएगा, दर्शाएगा। और अगर हम लोग स्मॉल टी, टेम्परेचर के लिए स्मॉल टी का यूज़ करते हैं तो वह किसको बताता है, डिग्री सेल्सियस को, ठीक है। डिग्री सेल्सियस के लिए स्मॉल टी और केल्विन के लिए क्या लिया जाएगा, कैपिटल T। ध्यान रखना, क्लियर है। अब है क्या, तो क्या लिखेंगे, वेयर T इज क्या है, टेम्परेचर, वेयर T इज टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। अगर वीडियो में कट गया होगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्या, अगर वीडियो में कट गया होगा तो ध्यान रखेंगे क्या कि जहां पर R क्या है, गैस कांस्टेंट लिखा गया, फिर R इक्वल टू गैस कांस्टेंट, और T इक्वल टू क्या लिखा गया, T बराबर क्या, तापक्रम, केल्विन स्केल पर तापक्रम, ठीक है, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। क्लियर है। तो अब है क्या, यहां पर पाई इक्वल टू CRT। तो आप लोग एक पाई इक्वल टू हम लोग को अभी क्या मिला, CRT अरेंज करके क्या देखें, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक आप लोग जानते थे कि आइडियल गैस इक्वेशन जो गैस के लिए यूज़ किया जाता था, तो क्या पढ़ते, PV इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, NRT, PV इक्वल टू NRT। P को इस साइड रखेंगे और V को इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा, N/VRT, N/VRT। N क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अगर लेते हैं, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, MRT। क्लियर है। तो अगर इससे ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है क्या कि आइडियल गैस इक्वेशन में जो P है और ऑस्मोटिक प्रेशर में जो पाई है, क्या उसमें समानता है, तो हम लोग में समानता है। ऑस्मोटिक प्रेशर में प्रेशर को डिनोट करने के लिए हम लोग पाई का यूज़ करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन में क्या यूज़ करते हैं, P का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो M है, यह M को हम लोग क्या बोल रहे हैं, M इक्वल टू क्या, C, जिसका मान क्या है, N/V। क्लियर है। तो यहाँ पर C मतलब क्या हो गया, अभी जस्ट चर्चा कर दिएगा, मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, जिसका मान क्या होता है, N/V। क्लियर है यहाँ पर। अब है क्या, तो यहाँ पर हम लोग जब लिखेंगे, ये समानता आप लोग को बताया गया यहाँ पर, इस टॉपिक
को कि पाई इक्वल टू CRT किससे मिलता जुलता है, तो आइडियल गैसिफिकेशन जो होता है PV इक्वल टू N/RT, तो क्या बोला गया V, इस साइड जब लाएंगे तो क्या होगा N/V, जिससे N/V को क्या लिख सकते हैं M, इसी M के स्थान पर C अगर लिखे, M लिखे, C मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है, लेकिन इसे मोलरिटी के रूप में इस C को यूज़ कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो पाई इक्वल टू क्या हो गया CRT, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं लोग N/VRT, C के बदले क्या लिख सकते हैं N/VRT। तो अगर हम लोग माने क्या, इफ W, चूंकि सोल्यूट को माने तो हम लोग B, ठीक है ना, यदि ऐसे मानते इफ मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट क्या है WB ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट क्या माना गया है WB ग्राम, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या माना गया है MB ग्राम, ठीक है। तब हम लोग इस मान को इस फॉर्मूला में अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो इफ क्या मास ऑफ सोल्यूट क्या माना गया WB ग्राम। क्लियर है? मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन था जिसमें A क्या है सॉल्वेंट और B क्या है सोल्यूट, तो उस कंडीशन में चूंकि यहाँ N क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, यहाँ क्या लिख सकते हैं पाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं N को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि WB/MB, WB/MB, क्यों, तो नंबर ऑफ मोल बराबर होता है कि मास ऑफ सोल्यूट बाय क्या मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। R है, T है अपनी जगह पर, और नीचे में क्या हो जाएगा V। क्लियर यहाँ पर? अब है तो यहाँ से MB इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जब इस साइड ले आएंगे तो WBRT/πV, ठीक है। ये एक समीकरण बन गया क्या, इक्वेशन 1 इसको नाम दे दीजिए, ठीक है। तो ये समीकरण क्या देख रहे हैं, ये MB क्या है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो इस समीकरण के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं सोल्यूट के मोलर मास की गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि फ्रॉम द एबव इक्वेशन, फ्रॉम द एबव इक्वेशन वी कैलकुलेट, ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। इस कैलकुलेशन के मदद से हम लोग सोल्यूट का मोलर मास की गणना कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन परीक्षा में ऐसा पूछा जा सकता है क्या कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। आप लोग परासरण दाब से क्या समझते हैं कि, या फिर पूछेगा क्या कि व्हाट इज ऑस्मोसिस, क्या पूछा जाएगा व्हाट इज ऑस्मोसिस, एंड कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करें परासरण दाब के मदद से। तो जैसा परिभाषा पूछा जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस डिफिनेशन को लिखते हुए, और हम लोग यहाँ पर MB का मान निकालेंगे, ठीक है। MB के लिए क्या है तो वेट ऑफ सोल्यूट, R का मान, T का मान, πV का मान दिया रहेगा, ये मान निकल जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे ये बहुत ही उपयोगी इक्वेशन है और ये परीक्षा में पूछा जा भी जाता है क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है? ओके, बाय।